आपका बच्चा बोलने, चलने या पढ़ने में कर रहा है परेशान, तो घबराइए नहीं, अब उसका भी है समाधान। जी हाँ, अपने 6 साल तक के बच्चों को निकट के अर्ली इंटरवेंशन सेंटर अर्थात शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र पर लाएं और इस समस्या का समाधान पाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी। आप मुझे सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलो दून पर। दोस्तों, लगातार हम आपको EIC के बारे में जानकारियां दे रहे हैं और आज के इस सेशन में हम आपको बताएंगे स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में, जिसके साथ डिटेल में हमसे बात करेंगे मोहम्मद एहसान सर, जो कि हमारे NIEPVD के EIC डिपार्टमेंट में स्पीच थेरेपिस्ट हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार मैम। जैसे कि आपसे हमसे सबसे बात हुई है, पहले भी इस बारे में चर्चा हुई है कि स्पीच थेरेपिस्ट के बारे में बात हुई है, तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा दोबारा अगेन आपसे। तो मेरा नाम मोहम्मद एहसान है और मैं जो आपका अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है, जो NIPVD इंस्टीट्यूट के अंदर जो डेवलप सेंटर बनाया गया है, उसमें एज अ स्पीच थेरेपिस्ट कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हूँ। और जो भी स्पीच एंड लैंग्वेज जो डिसेबिलिटी होती है, जिसको भी हम डील करते हैं, तो उसको मैं असेसमेंट एंड मैनेजमेंट कि कैसे उसको कर सकते हैं, कैसे उसको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, तो उसको मैं सब देखता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो हमको मिला है कि इस बारे में चर्चा होगी। जैसे कि आपको पता ही है कि स्पीच थेरेपी क्या होता है, कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था इस बारे में। तो थोड़ा सा मैं इसको भी ब्रीफ करते चलूँगा ताकि सबको जो इसने नहीं सुन पाए थे किसी कारण, वो आप भी दोबारा से सेशन को सुन सके। तो स्पीच थेरेपी बेसिकली एक टेक्निक्स है जिसको हम, जो बच्चे किसी वजह से, किसी कारणवश वो बोल नहीं पाते, किसी वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, किसी कारण से वो अपने आप को वो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल डेवलपमेंट एज के अकॉर्डिंग वो नहीं अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, तो इसकी वजह से हम उसको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो तभी हम बच्चे को स्पीच थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। तो स्पीच थेरेपिस्ट के बारे में हमने जाना था, स्पीच थेरेपी कैसे कराई जाती है उसके बारे में थोड़ा जाना था हमने। तो आज हम बात कर रहे हैं कि स्पीच थेरेपी डिसऑर्डर और स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में, कि कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर होते हैं, कौन कौन से ऐसे विकार होते हैं जिसके बारे में हम मतलब या कह सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे विकार होते हैं जिसको हम यहाँ पे मतलब रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, या फिर उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताएंगे कैसे कैसे वो विकार होते हैं। तो जैसे कि हमने जाना है कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, तो इसको कहते हैं भाषा एवं वाणी विकार। तो इसको अगर देखा जाए तो 4 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। तो एक हम बांट सकते हैं कि आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। तो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, जैसे कि इस बारे में शायद आपने पहले कभी सुना हो, तो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर का मतलब है कि उच्चारण में विकार है, तो वो अपने आप को प्रॉपर उच्चारण नहीं कर पाता। कोई बच्चा, उसके पास भाषा है पर वो उसको अच्छे से बोल नहीं पाता, अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाता शब्दों का, तो उसमें हम कहते हैं कि आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है। तो उसमें बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे कि उसके बेसिकली अर्ली साइंस या उसके अर्ली फेज हो सकते हैं कि बच्चे को क्या है कि वो किसी अक्षर को, किसी शब्द को, किसी अक्षर को वो क की जगह फ बोलता हो, या फिर फ की जगह म बोलता हो, या फिर किसी, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो लिप्स से साउंड निकलते हैं, जो हमारे होंठों से साउंड निकलते हैं, उसको वो पीछे के गले के हिस्से से, नीचे हिस्से से वो साउंड निकालता है। तो इसको हम आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में जानते हैं। तो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर को हम बहुत सारे तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्योंकि वो शब्दों को गलत तरीके से बोलता है, अक्षरों को गलत शब्दों में बोलता है। तो जो सामने वाला जो सुन रहा होता है उन चीज़ों को, तो वो उस वर्ड का मीनिंग गलत निकाल सकता है, या फिर वो कह सकते हैं सबको ऐसा लगता है थोड़ा सा तुतला करके बोल रहा होता है। पर क्या होता है कि वो उसके अक्षर का रिप्लेसमेंट होता है, वो अक्षर दूसरे अक्षर को रिप्लेसमेंट या फिर सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो उसको हम आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर कहलाते हैं। या फिर उसमें क्या करता है वो, या तो किसी अक्षर को वो ऐड कर देता है। किसी किसी को आपने देखा होगा, किसी किसी को आदत होती है स लगाने की, तो वो हर अक्षर के बाद में स लगा देते हैं। जैसे इंग्लिश में बहुत सारा देखा जाता है कि साउंड को साउंड्स, तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसा वो कर देते हैं, तो उनको एक साउंड्स को, वो अक्षर को ऐड कर देते हैं। तो और हम बात करते हैं किसी किसी साउंड को वो खा भी जाते हैं। जैसे कि सपोज हम, जिसकी आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर जो देखा गया है, वो कैसे पहचानते हैं हम कि वो बहुत फास्ट फास्ट बात करते हैं, वो बीच बीच में कुछ शब्द या कुछ मतलब अक्षर जो है वो ड्रॉप कर अक्षर से वो ड्रॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से उस वर्ड का मीनिंग ही बदल जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि सामने वाले को क्या है कि वो बहुत फास्ट सुनाई देता है और वो उसका प्रॉपर मीनिंगली वो मीनिंगफुल नहीं रहता, और जिसकी वजह से उसकी स्पीच अफेक्टेड हो जाती है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, जो कम्युनिकेशन है, वो अफेक्टेड हो जाता है। वो प्रॉपर जो मैसेज देना चाह रहा है वो मैसेज प्रॉपरली डिलीवर नहीं होता, या फिर वो प्रॉपरली उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाता है।
तो ये भी एक तरीके का कि अगर सिम्टम साइन हो सकता है कि अगर कोई बच्चा फास्ट फास्ट बोल रहा है या फिर उसके जो माता पिता हैं बहुत फास्ट फास्ट बोलते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके बच्चे भी बहुत बहुत फास्ट फास्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी समस्या होती है कि वो या तो किसी अक्षर को खा जाते हैं या फिर किसी अक्षर को वो ज़्यादा उसमें ऐड कर देते हैं या फिर किसी अक्षर की जगह दूसरे अक्षर को बदल देते हैं। तो ऐसा अगर देखा जाता है तो उसमें हम आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर या फिर उच्चारण के विकार की जो हमारी जो श्रृंखला है या फिर जो कैटेगरी है उसमें वो हम कंसीडर करते हैं, और उसको फिर यहाँ पे डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मोडेलिटी से हम उसको रिहेबिलिटेट कर किया जाता है, उसको सही किया जाता है, सही तरीका उसको बताया जाता है कि कैसे नहीं ऐसे इस साउंड को निकाला जाएगा, ऐसे इस साउंड का जो जीभ लगाने का, क्योंकि हमारा आपको पता ही है कि जो जितना हमारे साउंड हम निकालते हैं सारा जो हमारा माउथ के अंदर हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि जीभ हो गया, हमारा एयर प्रेशर वॉल्यूम हो गया, तो इसकी वजह से हम सारा जितना भी होता है मैनिपुलेट करके हम साउंड को निकालते हैं। तो हम उसको बच्चे को सिखाते हैं कि कैसे कहाँ पे टंग आपको लगानी है तब जाकर के कोई साउंड निकलेगा, कहाँ पे कितना प्रेशर आपको देना है तब जाकर के साउंड निकलेगा, और कितना आपको एयर देना है उसके लिए, तो तब जाकर के वो साउंड निकलता है। सर मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी। सर मेरे मन में एक सवाल है कि जैसे ये जो स्पीच डिसऑर्डर हैं बच्चों को हो रहे हैं, तो वो क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या मेडिकल इशू है? मतलब कैसे होता है, ज़्यादातर बच्चे कैसे आते हैं? ज़रूरी है कि जैसे कुछ तो मेडिकल इशू हो गया, जैसे टंग का इशू अगर हो गया, एयर प्रेशर का इशू हो गया, मेडिकल इशू हो गया, लेकिन मतलब क्या ये साइकोलॉजिकली भी देखा जाता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस खराब हो तब वो उसको प्रॉब्लम हो रही हो बोलने में, फंबल कर रहा हो? ये सवाल आया तो मुझे लगा कि पूछूं, क्या पता हमारे डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो जैसे कि आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बेस भी हो सकता है। अगर किसी का जैसे सपोज अगर हम जैसे मैम ने बात किया कि किसी का टंग अगर चिपका हुआ है तो वो अपनी जीभ को पूरी तरीके से अपने टंग को मूव नहीं कर पाएगा, इलेबोरेट नहीं कर पाएगा, जिसके लिए बहुत सारे साउंड वो मिस कर देगा या फिर वो गलत प्रोनाउंस करेगा उन साउंड को। तो ये तो स्ट्रक्चर मतलब उसका सर्जरी की रिक्वायरमेंट है या फिर फिजिकल अपीयरेंस उसका ख़राब है टंग का, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा है। बट एक क्वेश्चन मैम ने किया कि साइकोलॉजिकली कैसा हो सकता है। बिल्कुल साइकोलॉजिकल भी ऐसा हो सकता है कि अगर किसी का कॉन्फिडेंस लूज है या फिर इसका इंटेलिजेंस क्वालिटी पुअर है तो उसके बेस पे भी हमारा जो होता है कि आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर उस बच्चे में पाया जा सकता है, या फिर वो अब मेंटली फिट नहीं है प्रॉपर ही, वो बच्चा डिस्टर्ब है किसी वजह से, वो तब भी ऐसा चीज़ें वो फेस करना हो सकता है। या फिर एक इश्यूज और भी देखा गया है, अगर उसकी फैमिली में बिहेवियरल या फिर स्टिमुलस ऐसा दिया गया है तो अगर उसका स्ट्रक्चर भी ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, आईक्यू भी ठीक होगा, तब भी वो चीज़ें उसमें डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो उसका मदर टंग से या फिर फैमिली से वो चीज़ें चली आ रही है, क्योंकि उसको एक्सपोजर उस तरीके का मिल रहा है। बिल्कुल सर। और तो ऐसा एक चीज देखा है मैंने कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को ऐसे कुछ चीजें होती है, जैसे बच्चों को बार बार बाहर जाने की आदत है, उसको मजा आ रहा है बाहर जाने में, तो हम बच्चों को यूजुअली डरा देते हैं कि मतलब अरे तुम बाहर जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। तो क्या होता है कि उन बच्चों को फिर डरने की आदत ही हो जाती है, तो वो भी बच्चे क्या है कि फंबल करते हुए देखे जाते हैं या कुछ भी ऐसा हो जाता है, जिन बच्चों को बहुत डरा दिया जाता है कि ये करोगे तो तुम ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बच्चों को ख्याल रखना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों के लिए ख्याल रखना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर फियर नहीं दे। मतलब बेहतर होगा कि उनको रियल कारण बताएं कि इसलिए आपको बाहर नहीं जाना है, कोशिश यही करें जहां तक संभव हो। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही है। इस बारे में मैं पेरेंट्स से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को सही, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हमको फ्रीडम देनी है, उनको बच्चों को आज़ादी देनी है, अपने निगरानी के अंदर उनको खेलना खिलाना भी है बच्चों को। ऐसा नहीं है कि दूसरे बच्चों से मेल जोल नहीं कराना है। तो हर एक चीज़ का एक लर्निंग फेज़ होता है ना, लर्निंग का बच्चों का स्किल्स होता है जिसकी वजह से वो लर्न कर रहे होते हैं। खेल खेल में ही बहुत सारी चीज़ें वो सीख रहे होते हैं, कैसे हम किसी चीज़ को देना है, कैसे किसी से बात करनी है, या फिर किसी को वेटिंग, बहुत सारी चीज़ें खेल में ऐसे सीख जाते हैं, बच्चे अचीव कर लेते हैं जो पेरेंट्स नहीं सिखा सकते हैं। तो हमको खेल का भी एक महत्व समझना होगा कि बच्चे के लिए खेलना कितना ज़रूरी है, और उससे बच्चे का डेवलपमेंट एज कितनी बढ़ जाती है, फिर डेवलपमेंट कितना बढ़ जाता है, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो इसलिए खेल ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेल को सिर्फ ऐसे हम इग्नोर किया जाए, खेल से भी बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों को अपनी निगरानी के अंदर अपने खेलने का अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए उनको, ताकि वो अपने आप को ग्रो कर सकें और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी हम लगातार बात कर रहे थे कि भाषा एवं वाणी विकार के बारे में, तो हम आर्टिकुलेशन विकार के बारे में काफ़ी कुछ हम जान चुके हैं। तो अब दूसरे विकार के बारे में हम जानेंगे, जिसके हमें बात करते हैं फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में। फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब क्या होता है कि हम जैसे कि अक्षर होते हैं, क्योंकि हमारे क्या होता है कि हम जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ 0 से 7 साल के बच्चे, 0 से 7 साल के बच्चे क्या होता है कि हर अक्षर को अभी वो
डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ र अक्षर जो ऐसा होता है कि जो सबसे लास्ट में जाके डेवलप होता है, और 5 से 6 साल मतलब 7 साल के बच्चे भी तब बोलते हैं उस अक्षर को। तो ये क्या होता है, फोनोलॉजिकल एरर्स या डिसऑर्डर क्या कहलाता है कि उसमें क्या होता है कि बच्चे भी अपने अक्षर को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर किसी अक्षर की जगह वो दूसरा अक्षर बोल देते हैं, या फिर उसका जो होता है अक्षर का टाइम की वजह से वो लेट और अक्षर को बोलते हैं, तो उसको फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर कहलाते हैं। तो अगर किसी अक्षर की बोलने की एज में अगर बात करूं कि क साउंड, अगर किसी को बात करता हूं क साउंड बोलने की, अगर उसकी एज 4 साल है, अगर वो उस अक्षर को 4 साल में नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर कैटेगरी के अंदर वो आ रहा है। तो ये भी हमको जानना ज़रूरी है कि बच्चे का फोनोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो कितना है, वो किस लेवल पे है, वो अपने जो जैसे कि हम बात करते हैं कि वो मीनिंगफुल अक्षर जो है वो बोल पाता है नहीं है, तो वो भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तभी वो फिर उसको अक्षर से शब्दों से मिला करके वो एक सेंटेंस का, एक वो वाक्य का रूप दे सकता है। तो इसलिए हमको फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर का भी जानना बहुत ज़रूरी है, इसकी पहचान करके। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई हमारा बच्चा को नहीं बोल पा रहा है किसी कारण से, तो अपने जो नज़दीकी जो अगर स्पीच थेरेपिस्ट आपके पास नियरेस्ट में अवेलेबल है तो उनके पास आप जा सकते हैं, और वहाँ पे अपने जो बच्चे की समस्या है उसको दिखा सकते हैं, और उनके असेसमेंट के बाद वो बता सकते हैं कि बच्चे की वो नॉर्मल एज के अनुसार नहीं है या फिर नॉर्मल एज के अनुसार है या नहीं है। और बिल्कुल, और NIPVD EIC देहरादून तो आ ही सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ की हम बात करते हैं, इसमें हमारा आता है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम मेरा बात करने का प्रवाह कैसा है, कि मैं कितने फास्ट बात कर रहा हूँ, कितनी तेज़ बात कर रहा हूँ, कितनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अगर मुझे अपनी भाषा को अच्छी बनानी है या फिर अपनी स्पीच को एक अच्छी बनानी है, तो हमें एक फ्लुएंसी को, पैटर्न को फॉलो करना ज़रूरी होता है, ताकि हम एक, जैसे अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ आपसे, तो मुझे कहीं ना कहीं एक ब्रेक देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी वर्ड को ज़्यादा एम्फेसाइज करना पड़ेगा, ताकि एक रिदम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके मेरी जो भाषा होगी, जो लैंग्वेज होगी, जो स्पीच होगी, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। क्योंकि आपने नोटिस भी किया होगा कि एक एक वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, बट जब हम उस फ्लुएंसी और रिदम को फॉलो करते हैं तो उसका मीनिंग ज़्यादा अच्छे से सामने वाले को समझ में आता है। तो ऐसे बहुत सारे अक्षर, जैसे देखा गया है कि अच्छा वर्ड हम बहुत जगह यूज़ करते हैं, तो अच्छा हम अपने बहुत सारे वर्ड में देखो, अच्छा हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारा अच्छा समझते हैं उसको, कि अच्छा तो बहुत सारे डिफरेंट तरीके से अच्छा बोला जाता है। तो हर एक अच्छा बोलने का मीनिंग और एक तात्पर्य बदल जाता है हमारे फ्लुएंसी और रिदम पैटर्न के ऊपर। कि जैसे कि हम एक फॉलो करते हैं कि किसी को ऊंचा नीचा करते हैं, कि अपनी जो आवाज़ है उसको ऊंची करते हैं, कहीं पे नीची करते हैं, तो ये हमारा एक तरीका होता है बोलने का, और उसको एक भाषा के रूप में देने का, और जिससे वो इजीली उस बात को समझ पाए कि कौन से वाला अच्छा बोला जा रहा है या कौन सा वर्ड्स का यहाँ पे मीनिंग लिया जा रहा है। तो ये भी एक बच्चे को ये एक भाषा के अंदर या फिर स्पीच के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम प्रॉपर कम्युनिकेशन या फिर प्रॉपर जो मैसेज है वो इसको दे पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो एक मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, कि मिसकम्युनिकेशन जिसकी वजह से वो चीज़ों को समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है या क्या चल रहा है, वो क्या मुझे बोल रहा है, और हम उसको गलत मैसेज समझ करके अपने आप को गलत या तो सोच सकते हैं या फिर उसके बारे में हम गलत सोच सकते हैं। तो इसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। और अगर कोई बच्चा ज़्यादा तेज़ बात करता है तो उसकी कहीं ना कहीं भाषा कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रही है, और कहीं ना कहीं उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी को जो दे रहा है, जो नॉलेज वो किसी को दे रहा है या फिर किसी से बात कर रहा है, वो प्रॉपर मैसेज नहीं जा रहा है उसको। तो इसलिए हमको फ्लुएंसी डिसऑर्डर के बारे में जानना और इसके साइंस को पहचानना, इनके जो सिम्टम होते हैं, इसको जो हमारे इशारे होते हैं, आइडेंटिफिकेशन सिम्टम होते हैं, कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमारा बच्चा फ्लुएंसी डिसऑर्डर तो नहीं कर रहा है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है ना। तो इसको हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि अगर आपका बच्चा बहुत तेज़ बोल रहा है, जल्दी बात करने की आदत है उसको, या फिर उसको लग रहा है कि फटाफट से बोल दूंगा मैं कुछ और काम करने लग जाऊंगा, या फिर ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आदत डालते हैं, ऐसी डलवाते हैं कि बहुत जल्दी से बोलो और फिर जाओ। तो ऐसा जल्दी नहीं करनी है बोलने में, तो आपको उसको टाइम देना है। जितना शब्द को टाइम देंगे तो उतना अच्छी स्पीच वो बोल पाएंगे, अच्छे शब्द को वो निकाल पाएंगे। जितना टाइम उसको देना चाहिए वो टाइम के लिए अक्षर देना ही पड़ेगा, तभी वो अच्छे से स्पीच में
एक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो पाएंगी। क्या होता है ना सर, पहले क्या होता था कि हमारी कंबाइंड फैमिली होती थी, मतलब संयुक्त परिवार होता था। तो क्या होता, किसी ना किसी के पास समय रहता था कि जहाँ पे वो बच्चे के साथ दादा दादी या नाना नानी के साथ, चाचा चाची के साथ, माँ बाप फ्री नहीं तो कोई ना कोई होता था बच्चे के साथ। तो उनकी क्या है, बात करना, ये सारी चीजें कंटिन्यूअस चलती रहती थी। या फिर बच्चे ग्रुप में खेल रहे हैं बाहर, अभी क्या है कि ये सब चीजें काफी हद तक ब्रेक हो गई हैं। तो बच्चे को फिर इसीलिए एनकरेज करना चाहिए कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जाएं, वहां पे वो और बच्चों से मिलेंगे, थोड़ा बात करेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस में लाएगा बोलना या बाकी चीजें, उससे भी सुधार हो सकता है, मुझे लगता है। डेफिनेटली। लेकिन फिर भी अगर सुधार नहीं होता है तो फिर आपको ईआईसी आना चाहिए। एक असेसमेंट में कराने में क्या चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको कुछ भी क्वेरी लगता है, कुछ भी डाउट्स लगते हैं, तो डेफिनेटली आप ईआईसी आ सकते हैं। ईआईसी के अंदर जो आपका सभी स्टाफ है वो आपका पूरा अच्छे से असेसमेंट करके आपको बताएंगे कि बच्चे का जो स्पीच है या फिर कोई भी डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट है, वो एज के अनुसार है या नहीं है। अगर एज के अनुसार है तो आप खुशी खुशी अपने बच्चे को घर ले जा सकते हैं, तो कोई समस्या की और घबराने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। और अगर कुछ समस्या है तो समय से उसका फिर यहाँ पे आपका उपचार भी उपलब्ध है। तो दोनों तरीके से आपको ही फ़ायदा है। आप तो एक संतुष्टि मिल जाएगी आपके, मैंने आपको बच्चे को दिखाया, मेरा बच्चा सही है बिल्कुल। तो ये आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे एनआईवीएच कैंपस के द्वारा दी गई है, इसका आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। अब हम लास्ट में हम बात करने वाले हैं कि हमारे लिए वॉइस डिसऑर्डर एक तरीके से कह सकते हैं कि आवाज़ में कठिनाई या फिर आवाज़ के विकार। क्योंकि हमारा जो एक बोलना होता है कि वॉइस होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जिसको हम यूनिक आइडेंटिटी कहलाते हैं वॉइस। क्योंकि हम जैसे कि सपोज अगर कभी कभी आँख हम सोए भी होते हैं तो हम आवाज़ सुनते हैं, तो आवाज़ से हम पहचान लेते हैं कि कौन आया है, क्योंकि वो उसकी एक पहचान बन चुकी होती है कि आवाज़ से। तो आवाज़ का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारी भाषा के अंदर, हमारी स्पीच के अंदर। तो इसके लिए हम कैसे कह सकते हैं, जैसे कि सपोज़ आपने बहुत सारा सुना होगा कि सपोज़ बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बहुत माउथ कम ओपन करते हैं और अच्छे से नहीं बोल पाते, पूरे शब्दों को नहीं निकालते, जिसकी वजह से उसका जो मैसेज होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रॉपर नहीं जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ध्वनि तंत्र होता है, हमारे जो गले में पाया जाता है ध्वनि तंत्र जिसको हम बोलते हैं, तो वो हमारा अफेक्टेड रहता है, वो हमारा उसमें प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉपरली एयर नहीं जा पाती है, या फिर हमारा कह सकते हैं कि ध्वनि तंत्र में हमारा पैरालिसिस हो जाता है। ऐसी कंडीशन की वजह से हमारा वॉइस डिसऑर्डर हमारा आ जाता है। या फिर वो वॉइस डिसऑर्डर कब हो सकता है कि आपका बच्चा या फिर सोते समय या फिर माउथ ओपन करके ज़्यादा सोता है, या फिर आपका बच्चा क्या होता है कि ज़्यादा नाक से साउंड निकालता है या नाक वाले शब्दों को ज़्यादा यूज़ करता है, जो मुंह वाले शब्द भी होते हैं उनको भी नाक से निकालता है। तो ऐसे करने से क्या होता है कि वो सारे ण इस तरीके के साउंड निकलते हैं उसमें वो, तो जिसकी वजह से हमारा उसका कम्युनिकेशन एक अफेक्टेड हो जाता है। वो गुड कम्युनिकेशन, अच्छा एक कम्युनिकेशन वार्तालाप नहीं कहलाता है। तो एक वॉइस डिसऑर्डर का मतलब वॉइस का होना अच्छी, ये भी एक हमारी कम्युनिकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण जाना गया है। तो इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें हम ऐसे करते हैं कि सपोज़ कभी कभी ऐसा होता है कि समटाइम कोई एडल्ट होता है या फिर लड़का होता है, वो लड़की की आवाज़ में बात कर रहा होता है, ऐसा भी समस्या देखी गई है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की होती है कि उसकी आवाज़ थोड़ी लड़कों की तरह होती है ना। तो इसके लिए भी हम थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए भी हम प्रैक्टिस कराते हैं उनको, और उसके लिए भी हम बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, जिसकी कि वो उसकी नॉर्मल जो भी जेंडर है उसके अकॉर्डिंग उसकी आवाज़ वापस आ सकती है। और बहुत सारे म्यूजिशियन जो हमारे सिंगर होते हैं, जैसे कि आपने देखा गया है कि वो अपनी डिफरेंट आवाज़ को निकालते हैं। आर्टिस्ट होते हैं जो हमारे, वो भी अपनी आवाज़ को बहुत बदल बदल के बात कर सकते हैं। तो उनके लिए भी एक हाइजीनिक प्लान यहाँ पे बनाया जाता है कि कैसे हम उनके लिए हाइजीनिक प्लान बना सकते हैं। उनके लिए हम, या फिर कोई आर्टिस्ट होते हैं तो उसको हम प्रोत्साहित भी कर सकते हैं कि आप उसको अपनी एक तरीके से अपने एक एम भी बना सकते हैं कि सिंगर की लाइन में अपने आप को वो डेवलप भी कर सकते हैं। बट क्या होता है कि उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना और उसको सही बनाए रखना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने उसको एम बना लिया है तो उसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो वो आपको कभी भी हार्म पहुंचा सकता है और आपकी आवाज़ पूरी रूप से जा भी सकती है और आपकी आवाज़ जो ख़राब भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको गले के अंदर टॉन्सिल्स पाए जा सकते हैं, जिसके अंदर आपके जो ध्वनि तंत्र है उसमें पैरालिसिस भी हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है। तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं अगर आप उन चीज़ों को ख्याल नहीं रखेंगे। तो इसका भी आपको ख्याल रखना है कि कैसे हम अपने आवाज़ को सही रखना है, कितना हमको ब्रेक देना है, कहाँ पे हमें रेस्ट करना है, क्योंकि हमें गले का रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तभी हम अच्छे से एक हेल्थी कम्युनिकेशन कर पाएंगे और अच्छे से हम अपने बोल पाएंगे। और एक देखा गया है कि हमारा डाइट, इसमें हमारा डाइट का क्या इंपॉर्टेंट है।
डाइट की अगर हम बात करते हैं कि खाने में अगर हम पोषण की बात करते हैं, पोषण की हम बात कर रहे हैं, तो एक अच्छा पौष्टिक आहार लेना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमें एनर्जी मिल सके। क्योंकि हमारा ध्वनि तंत्र जब ओपन होता है तभी हम आवाज़ को निकालते हैं, पर ध्वनि तंत्र ओपन होने के लिए भी हमें एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पावर की ज़रूरत होती है। वो पावर हमारे शरीर से ही उत्पन्न होती है। अगर हम अच्छा पौष्टिक आहार खा पाएंगे तो तभी जो हमारे ध्वनि तंत्र होते हैं वो भी एक अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, हम उनको एनर्जी दे पाएंगे, जिससे कि हमारी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है और हमारी लाउडनेस भी अच्छी हो सकती है और हमारी आवाज़ बहुत ऊंची हो सकती है। तो इसलिए हमें अपने जो पौष्टिक आहार है वो उसका भी ख्याल रखना चाहिए और अपना जो नॉर्मल रूटीन है उसको भी ख्याल रखना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम बाहर से गर्मी से आ रहे हैं, डायरेक्टली फ्रिज का पानी पी लिया हमने, तो ऐसा हमको उसका ख्याल रखना चाहिए इन बातों का। और लास्ट में ये हमारा स्पीच डिसऑर्डर के बारे में हमने थोड़ा सा संक्षिप्त में जाना है। तो ये बेसिकली आपने जाना इस बारे में कि हमने आपके जैसे कि उच्चारण में समस्या हो सकती है, अक्षरों में समस्या हो सकती है, हमारे प्रवाह में समस्या हो सकती है और हमारी आवाज़ की कठिनाई में या फिर आवाज़ के विकार हो सकते हैं, जिसके हम यहाँ पे समस्या में सुधार लाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि स्पीच थेरेपिस्ट कौन होते हैं या फिर आप कैसे पहचानेंगे कि ये हमारे लिए स्पीच थेरेपिस्ट सही है या फिर वो एक एलिजिबल है या फिर सर्टिफाइड है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि आज मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब अजीब तरीके का माहौल चल पड़ा है ना, कोई भी डॉक्टर करके बैठा है या फिर कोई भी बन करके स्पीच थेरेपिस्ट बैठा है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्या जिससे आप थेरेपी ले रहे हैं क्या वो सर्टिफाइड है, क्या वो लाइसेंस्ड है या वो ऐसे ही अपने आप को रन कर रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्या वो एक अच्छा प्रॉपर एजुकेशन ले करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं या फिर वो ऐसे ही किसी के ट्रेनीज हैं या फिर वो किसी क्या कर रहे हैं। तो आपका पूरा हक है पेरेंट्स का ये जानने का, ये अपने थेरेपी से पूछने का कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका सर्टिफिकेशन लाइसेंस क्या है और आपकी काउंसिल क्या है, कि आपने जो रजिस्टर्ड है, क्या आप इंडिया लेवल पे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी लोगों के लिए, सभी माता पिता के लिए, क्योंकि आजकल के जनरेशन में आपको जानने का पूरा अधिकार है। अगर आप अपने बच्चे का सर्विसेज ले रहे हैं तो सही जगह से और सही पर्सन से, सही थेरेपिस्ट से आपको सर्विस लेने की आवश्यकता है। तो कौन होते हैं वो स्पीच थेरेपिस्ट? वो स्पीच थेरेपिस्ट वो होते हैं जो 4 साल का डिग्री का कोर्स कंप्लीट करके, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी का कोर्स कंप्लीट करके वो एलिजिबल हो जाते हैं थेरेपी देने के लिए, और वो फिर उसके बाद फिर वो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड कराते हैं खुद को, तब जाके वो 5 साल का सर्टिफिकेशन लाइसेंस उनको मिलता है कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो थेरेपी दे सकते हैं इंडिया के अंदर या फिर फॉरेन में कहीं भी। तो आपको जानने का पूरा अधिकार है कि कौन आपके बच्चों को थेरेपी दे रहा है और वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो लाइसेंस उसके पास है या नहीं है। तो इसलिए कभी भी आप अपने बच्चों को कहीं पे थेरेपी ले रहे के जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर आप उनसे पूछेगा कि आपका लाइसेंस है भी या नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं ताकि आपको एक सही मार्गदर्शिका मिल सके और आपके बच्चे का समय और आपका समय बच सके और आपको सही दिशा और आपके बच्चे को सही ट्रीटमेंट और लाभ मिल सके। बहुत अच्छी जानकारियां दी सर। फिर भी बहुत सारे सवाल के जवाब तो आपने दिए, लेकिन इसके बावजूद अगर हमारे बच्चों के पेरेंट्स को कुछ ऐसी क्वेरी हो कि ये क्वेरी है जो मेरी रिजॉल्व होनी चाहिए, तो आजकल नंबर सबसे सुविधाजनक जो है वो तरीका है कांटेक्ट करने का। तो कोई नंबर हो जिससे वो कांटेक्ट कर सकते हैं तो वो आप बता दें प्लीज। तो डेफिनेटली कि मैं अपना जैसे अपना भी नंबर दे सकता हूँ और अपने ऑफिस का नंबर भी दे सकता हूँ आपको, जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको कोई भी समस्या ऐसी होती है कि जिससे आपको लगता है कि हमको बात करनी चाहिए, हमें समस्या हो रही है, या फिर हम किससे बात कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी समस्या जो आपको समझ में नहीं आई है, तो उससे रिगार्डिंग आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरे साइड से वो आंसर दिया जाए। तो आप ये सब नंबर नोट कर सकते हैं जो नंबर बोल रहा हूँ। EIC का ऑफिस का नंबर, एक हेल्पलाइन नंबर बोल रहा हूँ जिसको नोट कर लीजिए आप, 9412056597। ये हमारे ऑफिस का नंबर है जो सुबह 9 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक ओपन रहता है। तो इस दौरान आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपको जो भी क्वेरी है आपका। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर, हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे और EIC से रिलेटेड यानी अर्ली इंटरवेंशन से रिलेटेड आपको जानकारियां लाते रहेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये बात एक्चुअली ट्रुथ है, क्योंकि बच्चों का डेवलपमेंट अगर प्रभावित होगा तो देश का डेवलपमेंट प्रभावित होगा और वो हमें होने नहीं देना है। और आगे की जानकारी के लिए सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून।
यदि आपका बच्चा बोलने, चलने या पढ़ने में कर रहा है परेशान, तो घबराइए नहीं, अब उसका भी है समाधान। जी हाँ, अपने 6 साल तक के बच्चों को निकट के अर्ली इंटरवेंशन सेंटर अर्थात शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र पर लाएं और इस समस्या का समाधान पाएं।